अस्सलामुअलैकुम। रिवाइज्ड बजट मैनुअल को कवर करते हुए आज हम पहले चैप्टर 10 का वो पोर्शन कवर करेंगे जो लास्ट लेक्चर में रह गया था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10 का उतना पोर्शन कवर किया जितना बजट प्रोसीजर के साथ यानी कि पैसेज ऑफ बजट के साथ रिलेट करता था, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था चैप्टर 10 का वो हम आज कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आज चैप्टर 1 जो कि हमने स्टार्टिंग पे स्किप किया था जिसका नाम डेफिनेशंस है वो कवर करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था रिवाइज्ड जेके बजट मैनुअल के कि चैप्टर 1 में जितनी सारी डेफिनेशंस है उनमें काफ़ी सारी आपकी बाकी चैप्टर्स में इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में कवर हो जाएंगी और जो हो भी गई। तो जो बची हुई डेफिनेशंस है वो हम आज पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी कवर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 में आज हमें देखना है बिल एंड टाइप्स ऑफ बिल्स, यानी बिल क्या है और बिल की कितनी किस्में हैं। एक बिल जो है वो एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, यानी लेजिस्लेचर में एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम कहते हैं बिल। और अगर इस प्रपोजल को लेजिस्लेचर का वोट मिल गया यानी लेजिस्लेचर में ये प्रपोजल पास हो गया तो फिर वो बिल एक लॉ बन जाती है। ठीक है, हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्मों की बिल्स है: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ बजट में हमें 2 बिल्स ही पढ़नी है, यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो जितने सारे फाइनेंशियल मैटर्स या बजट रिलेटेड मैटर्स हमारी यूटी के होते हैं वो हम इन्हीं 2 बिल्स यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल के थ्रू डील करते हैं। ठीक है, पहला है मनी बिल। तो मनी बिल कौन सी बिल है? हमें बताया गया है बजट मैनुअल में कि अगर एक बिल नीचे दिए गए फील्ड्स के साथ बाज़ाबिता डायरेक्टली ओवरऑल डील करती है तो वो एक मनी बिल कहलाती है। यूजुअली एक मनी बिल जो है टैक्स रिलेटेड सारे के सारे फील्ड्स को कवर करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मनी बिल कौन सी बिल है। एक ऐसी बिल है मनी बिल जो कि नीचे दिए गए एरियाज के ऊपर अगर बनाई जाए तो मनी बिल कहलाती है। ठीक है, यानी एक ऐसी बिल जो हम अभी नीचे दिए गए हैं हमारे फील्ड्स जो हम पढ़ेंगे, अगर इन एरियाज को कवर करती है, अगर इन आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है तो वो एक मनी बिल कहलाती है। ठीक है, फिर से कहेंगे, एक बिल अगर वो नीचे दिए गए एरियाज आइटम्स को कवर करती है तो वो मनी बिल कहलाती है। ठीक है, अब कौन कौन से एरियाज है? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टैक्स के साथ कंप्लीटली अगर टैक्स के साथ डील करती है एक बिल तो वो मनी बिल कहलाती है। दूसरा क्या है एरिया? रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा custody of the consolidated fund or the contingency fund, the payment of monies into or withdrawal of money from any such fund। यानी एक बिल अगर वो किस मुद्दे पे हो कि कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी या कंटिंजेंसी फंड की कस्टडी या कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड में पेमेंट और विड्रॉवल ऑफ मनी, इन चीजों के रिलेटेड अगर कोई बिल है तो वो मनी बिल कहलाती है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, यानी कंसोलिडेटेड फंड से मनी विड्रॉ कराने के रिगार्डिंग अगर कोई बिल है तो वो भी मनी बिल कहलाती है। यहां मैं आपको बता दूं, जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अप्रोप्रिएशन बिल हमारी बनती है बजट के टाइम पे तो वो बिल मनी बिल होती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो अप्रोप्रिएशन बिल बनती है जब हमारे डिमांड फॉर ग्रांट्स पास हो जाते हैं और उन्हें हम फिर ग्रांट्स का नाम देते हैं, फिर उन ग्रांट्स को कंसोलिडेट करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट और इंट्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ए बिल कॉल्ड अप्रोप्रिएशन बिल। तो हमारी अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? एक मनी बिल है, बिकॉज वो डील करती है
विथड्रॉवल ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा वाला आइटम हमें बताया गया है कि डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड और इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। किसी भी आइटम को डिक्लेयर करवाना एज चार्ज्ड आइटम, अगर इस चीज पे कोई बिल है तो वो बिल भी मनी बिल है, या अगर कोई चार्ज्ड आइटम के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करवाना है इस रिगार्डिंग बिल है तो वो भी मनी बिल ही है। ठीक है, नेक्स्ट receipt of money on account of consolidated fund or public account or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of union territory। यानी consolidated fund या public account के बिहाफ पे मनी रिसीट करने के रिगार्डिंग या उनकी उस जो रिसीव किया है मनी हमने इस अकाउंट पे, उस मनी की जो कस्टडी है इस रिगार्डिंग, या ऑडिट जो कि हमारी यूटी है उसके अकाउंट्स का ऑडिट है उस रिगार्डिंग कोई बिल है तो वो भी मनी बिल ही कहलाती है। ठीक है, और कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा मैटर जो कि रिलेट करता है ऊपर दिए गए 6 पॉइंट्स के आइटम्स के साथ तो वो भी मनी बिल के अंडर ही फॉल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको बताया जाएगा तो आपको ऑब्वियसली ये 6-7 पॉइंट्स लिखने ही लिखने के मनी बिल क्या है और किन एरियाज को कवर करती है। ठीक है, नाउ कौन डिसाइड करता है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस की गई है वो मनी बिल है या नहीं है, तो वो फाइनल अथॉरिटी स्पीकर के पास होती है। तो स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी लेजिस्लेचर का, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक बिल को डिक्लेयर करे एज मनी बिल और अदरवाइज। ठीक है, उसके बाद अब अगर उन्होंने इस बिल को डिक्लेयर किया मनी बिल तो उसे कोई भी अथॉरिटी फिर चैलेंज नहीं कर सकती है। जो मनी बिल होती है वो इंट्रोड्यूस की जाती है लेजिस्लेचर में विद द सैंक्शन ऑफ एलजी, यानी एलजी से पहले हमें बाज़ाबिता एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि हमें जी ये मनी बिल इंट्रोड्यूस करनी है लेजिस्लेचर में फॉर अप्रूवल के लिए। तो उस टाइम पे जब हम एलजी से बाज़ाबिता अप्रूवल लेंगे तब ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आप लोगों को याद होगा जब हमने बजट प्रोसीजर पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब जो भी स्टेप्स हमें करने हैं बजट प्रोसीजर में इन द लेजिस्लेचर, उन सारे स्टेप्स के लिए हमें एलजी की सैंक्शन या अप्रूवल की जरूरत होती है। और वहां भी मैंने आपको बताया था कि अप्रोप्रिएशन बिल की जब हमें इंट्रोडक्शन करनी पड़ती है तब हमें एलजी से क्या लेना पड़ता है, सैंक्शन लेनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली अप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है तो उसके लिए भी हमें एलजी से सैंक्शन लेनी पड़ी, और जितनी सारी भी मनी बिल्स होती है उनको लेजिस्लेचर में पेश करने के लिए हमें एलजी से सैंक्शन लेनी पड़ती है। ठीक है, नाउ दूसरी बिल हमारी कौन सी थी, फाइनेंस बिल, जो कि हमें पढ़नी थी। वो वाली बिल जो कि अब उन आइटम्स को कवर करती है जो रिगार्डिंग है वो आइटम्स रेवेन्यू हो, एक्सपेंडिचर हो, लेकिन अदर देन दोज मेंशन्ड इन द मनी बिल। यानी फाइनेंस बिल उन आइटम्स को कवर करती है जो कि रिलेटेड तो होते ही है रेवेन्यू के, पैसे के, फाइनेंस के, एक्सपेंडिचर के, लेकिन इसमें वो वाले आइटम्स आते हैं जो मनी बिल में हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, यानी मनी बिल में जो आइटम्स हमने देखे उनके बगैर जो बाकी आइटम्स फॉल करते हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उन आइटम्स को जो है फाइनेंस बिल के अंडर डाला जाता है। देखिए, जो फाइनेंस बिल है या मनी बिल है ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है पैसे के रिगार्डिंग है। दोनों बिल्स जो है सेम चीजों पे अगर हम एक हिसाब से देखेंगे, दोनों जो है फाइनेंस के साथ, मनी के साथ, रेवेन्यू के साथ डील करती है, लेकिन इनको डिफरेंशिएट किया गया है। मनी बिल के रिगार्डिंग वो जो हमने अभी 7 पॉइंट्स पढ़े वो स्पेसिफाइड फील्ड्स रखे हैं, और उन फील्ड्स को छोड़ के बाकी जितने फील्ड्स आते हैं वो कवर किए जाते हैं किसमें, फाइनेंस बिल में। ठीक है, नाउ तो अगर आपको वैसे लिखना है आप वहां पे क्वेश्चन में मनी बिल का लिख सकते हैं कौन कौन से आते हैं, और फाइनेंस बिल के अंडर आप इसी तरीके से लिखेंगे कि बाकी सारे मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है अदर देन दोज जो कि मनी बिल में फॉल नहीं होते वो किस में फॉल होते हैं, फाइनेंस बिल के अंडर। ठीक है, अब हमारी फाइनेंस बिल्स भी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो वो जो उन मैटर्स के साथ डील करती है जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ मनी बिल में फॉल तो होते हैं
लेकिन हल्के फुल्के। सपोज मैं आपको ऐसे बताती हूं, हमारा सारा का सारा टैक्सेशन हमने देखा, टैक्स के रिलेटेड जितने सारे मैटर्स हमने देखे वो किस में देखे, अभी हमने मनी बिल में देखे। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जो टैक्स के साथ थोड़ा बहुत रिलेट करता है और बाकी उस आइटम का जो भी एरिया है वो टैक्स के आउटसाइड है, यानी उसका 10% टैक्स के साथ रिलेट करता है, उसका कोई क्लॉज टैक्स के साथ रिलेट करता है, लेकिन बाकी सारा जो है वो आउटसाइड टैक्स वाला उसका पोर्शन है, तो वैसी बिल्स जो है वो फाइनेंस बिल्स के अंडर आती है। ठीक है, यानी कि जो डील तो कर रही है टैक्सेशन के साथ बट नॉट एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो वैसी जो है वो किस में आती है, वो भी फाइनेंस बिल की टाइप 1 के अंडर आती है। ठीक है, दूसरी बिल्स फाइनेंस बिल्स की वो वाली ऑर्डिनरी बिल्स जो कि इन्वॉल्व तो करती है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, लेकिन किन आइटम्स पे, जो कि हमने मनी बिल में नहीं देखे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि फाइनेंस बिल में वो सारे आइटम्स आते हैं जो कि रिलेट तो करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ उसी तरीके से जिस तरीके से मनी बिल करती है, लेकिन उन आइटम्स को छोड़ के जो कि हमने मनी बिल के अंडर पढ़े अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहां पे ऑब्वियसली दो चीजें बनेंगी। एक तो फाइनेंस बिल का वो टाइप है जो कि डील तो करता है टैक्सेशन के साथ लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं, वाइल एज जो हमारी मनी बिल है वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेशन को कवर करती है, यानी कि पूरा का पूरा टैक्सेशन का आइटम होता है वो। लेकिन फाइनेंस बिल के अंडर हमने देखा कि वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टैक्सेशन के साथ डील करती है लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं। और दूसरा ऑब्वियसली बाकी वो सारे आइटम्स जो कि मनी बिल के अंडर फॉल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि दो टाइप्स की हमारी फाइनेंस बिल्स यहाँ पे बन गई। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे फाइनेंस बिल में कौन से आइटम्स आते हैं, अगर हम ओवरऑल कहेंगे तो वो वाले आइटम्स जो कि मनी बिल के अंडर फॉल नहीं होते। ठीक है, हो गया आपका टाइप्स ऑफ बिल्स। और बाकी जो भी हमारी दो टाइप्स थी, ऑर्डिनरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो आपके सिलेबस में नहीं है बिकॉज वो बजट के साथ रिलेट नहीं करती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो एनुअल बजट को पास करे। ठीक है, अब किन वजूहात की बिना पे वो पास नहीं कर पाते, या तो बजट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, या तो कुछ इमरजेंसी वगैरह यूटी में आ पड़ी है, स्टेट में आ पड़ी है, या कंट्री में आ पड़ी है, या पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वॉर चल रहा है, या गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर रन कर रही है। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे हमारे कुछ रीजंस बन जाते हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वक्त पे बजट को जो है वो हम पेश करें और पास करें लेजिस्लेचर में। तो इस वक्त क्या किया जाता है जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि हम बजट को जो है उसके मुकर्ररा वक्त पे पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, एक लमसम अमाउंट, ठीक है, एक लमसम अमाउंट जो है वो पास कराया जाता है इमरजेंसी बेसिस पे, जिसे हम कहेंगे, सो दैट उतना पोर्शन साल का कवर हो जाए जितना पोर्शन जो है हमें अभी लगेगा स्टेबल कंडीशन में आने तक, और फिर उसके बाद बजट को जिसे हम कहेंगे पेश करने तक। समझ आई बात? यानी कि हम क्या करते हैं, असेंबली में जो है कुछ 10% 20% मतलब एक लमसम थोड़ा सा बजट ही जो है वो पास करा देते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, उसका अप्रूवल लिया जाता है, यानी कि अपार्ट हम बजट का जो है वो अप्रूव करा देते हैं, सो दैट जो भी हमारा उस फाइनेंशियल ईयर का 1 2 3 महीना है वो हम कवर करें और तब तक हमारे हालात जो है नॉर्मल हो जाए, और फिर हम जो है अपना एक्चुअल बजट जो है वो पेश करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। समझ आई बात? नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, यानी ग्रांट्स के क्या क्या टाइप्स है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया कि हर डिपार्टमेंट जो है उसका कंसर्न मिनिस्टर क्या करता है बजट प्रोसीजर के दौरान, वो अपना डिपार्टमेंट का जो है खर्चा पेश करता है, और वो कैसे पेश करता है, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, वंस वो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है वो डिस्कस की जाती है और वो फाइनली अप्रूव हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रांट। ठीक है, और
जितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनली जब उनकी ग्रांट्स जो है वो आ जाती है तो वो सारी की सारी ग्रांट्स जो है कहाँ भेज दी जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, सो दैट वहाँ पे उन ग्रांट्स की कंसोलिडेशन हो जाए। समझ आई बात? तो वंस वो कंसोलिडेशन हो जाती है तो उसे क्या करते हैं काम, फिर वो बिल की शक्ल में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है ये जो ग्रांट्स है ये कितने किस्मों की है। पहली हमारी ग्रांट जो है वो है सप्लीमेंट्री ग्रांट या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। देखो क्या होता है, जब ड्यूरिंग ए करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा बजट ईयर चल रहा हो तो क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर ने बजट अलॉट किया होता है ऑन ए पर्टिकुलर आइटम वो कम पड़ जाता है उस आइटम के लिए। यानी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और एक आइटम पे जो हमें बजट एलोकेशन दी गई थी, एक अप्रोप्रिएशन जो मिली थी, वो इनसफिशिएंट पड़ जाती है। तो अब वो इनसफिशिएंट पड़ गई, कम पड़ गई, तो ये चीज़ जो है एक नीड अराइज हो गई कि और बजट इस आइटम के लिए चाहिए। समझ आई बात? यानी बजट तो दिया गया है इस आइटम के लिए, लेकिन साल के चलते हुए वो पैसा कम पड़ गया और ये नीड अराइज हुई कि हमें इस आइटम के लिए और पैसा जो है वो चाहिए। ठीक है, या ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज, एक नई सर्विस जो है जिसे हमने न्यू सर्विस, हमने पहले ही पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में न्यू सर्विस क्या होती है। हमारे पास जो है एक न्यू सर्विस है जिसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन ही नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपेंडिचर जो है उस एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। यानी कि एक न्यू सर्विस स्टार्ट करनी है हमें, लेकिन उस न्यू सर्विस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो हमने हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया न्यू सर्विस जो है वो साल के बीचों बीच कभी भी इंट्रोड्यूस की जाती है और उस वजह से हमने उसे वो एक्चुअल बजट में इंक्लूड नहीं किया होता है। ठीक है, तो अब चाहे हमारे पास ऑलरेडी आइटम हो जिसपे बजट हो लेकिन वो कम पड़ रहा है और हमें एक्स्ट्रा बजट की जरूरत है, या हमारे पास जो है एक न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है और उस न्यू सर्विस के लिए हमें बजट की ज़रूरत है क्योंकि वो बजट में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं थी। तो इन दोनों सूरतों में हमें जो है क्या करना पड़ता है, जो हम लेजिस्लेचर से पैसा मांगना पड़ता है। ठीक है, और वो जो हम पैसा मांगते हैं उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं टू एक्चुअल बजट। समझ आई बात? यानी कि हमारे पास ऑलरेडी बजट किसी आइटम के लिए दिया गया था लेकिन वो कम पड़ गया, अब हमें एक्स्ट्रा बजट चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा बजट को मांगने के लिए हमारे पास क्या है, हम एक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं लेजिस्लेचर में, हमें जी इतना एक्स्ट्रा बजट चाहिए। ठीक है, उस स्टेटमेंट का नाम है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जैसे हमने वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा बजट के लिए सबमिट किया, या न्यू सर्विस पे जो खर्चा हमें आ रहा है उस सर्विस के लिए हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पेश किया, तो जब वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्कस हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो हमें जो उसके बाद ग्रांट्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, बिकॉज वो इन सप्लीमेंट्री होते हैं हमारे एक्चुअल बजट के। ठीक है, समझ आई बात? उसके बाद जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हमारे पास एक जो हमने अभी बताया स्टेटमेंट हमारा होता है, मतलब हम मांगेंगे कैसे, ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट के थ्रू। हमारे पास एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है कि हमें ये जो खर्चा है किस लिए चाहिए, किस वजह से चाहिए, तो उस स्टेटमेंट का नाम हमने क्या दिया, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो वो उसी तरीके से पेश किया जाता है जैसे हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट पेश किया जाता है और उसे भी फाइनेंस मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं लेजिस्लेचर में, वहाँ पे हल्का फुल्का डिस्कशन होता है और उसके बाद जो है जैसे वो अप्रूव हो जाता है तो हमारा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के नाम से ग्रांट्स हमारे अप्रूव हो जाते हैं। समझ आई बात? यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है, जो हम सप्लीमेंट्री डिमांड करते हैं किसी आइटम के रिगार्डिंग जिसमें हमारे पास इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, या न्यू सर्विस के एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग जो हम सप्लीमेंट्री डिमांड जो है पुटअप करते हैं, उस डिमांड को जब अप्रूव किया जाता है तो वो डिमांड जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बन जाती है। समझ आई बात? दैट मीन्स ओवर एंड अबव हमारे बजट के जो हमारा ऑलरेडी अप्रूव होता है। फाइन, जो
हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी हमारा बजट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बजट जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारे एलजी साहब की उसमें जो है प्रॉपरली परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉपर सैंक्शन लेनी पड़ती है। तो उसी तरीके से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं लेजिस्लेचर में, तो उस टाइम पे भी उस इंट्रोडक्शन से पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है किसकी? एलजी की। ठीक है, तो दिस इज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। नेक्स्ट एडिशनल ग्रांट्स। एडिशनल ग्रांट्स जो है ये कौन से ग्रांट्स है? ये वो वाले ग्रांट्स है जो हम लेते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के थ्रू ही, लेकिन किस चीज पे? एक न्यू सर्विस पे जो कि ओरिजिनल बजट में इंक्लूड नहीं की गई होती है। समझ आई बात? यानी एडिशनल ग्रांट्स जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक ऐसी न्यू सर्विस के लिए मांगते हैं जो कि ओरिजिनल बजट में इंक्लूड नहीं की गई होती है। और इसे हम किसके थ्रू मांगते हैं? जिस स्टेटमेंट के थ्रू मांगते हैं उसका नाम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही है। कोई एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं होता हमारे पास। इसका जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसका नाम भी सेम है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में पढ़ा। ठीक है। नाउ एक्सेप्शनल ग्रांट्स। एक्सेप्शनल ग्रांट्स जो है वो वाले ग्रांट है यानी कि वो हम तब मांगते हैं जब हमारे पास कोई एक्सेप्शनल या स्पेशल पर्पस होगा नॉन रेकरिंग नेचर का। ठीक है। और उसके बाद ये जो नॉन रेकरिंग स्पेशल या एक्सेप्शनल पर्पस है ये भी ऑलरेडी हमारे बजट में इंक्लूड नहीं किया गया होता है। ये ऑल ऑफ ए सडन हमारे पास कोई जो है एक्सपेंडिचर आ पड़ता है। फाइन। नेक्स्ट एक्सेस ग्रांट्स। एक्सेस ग्रांट्स क्या होता है? अब हमने देखा अभी, चाहे हमारा सप्लीमेंट्री हो, चाहे हमारा एडिशनल हो या हमारा एक्सेप्शनल हो, वो ग्रांट्स हम मांगते हैं, उन ग्रांट्स की हम डिमांड पुटअप करते हैं ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। जब हमारा बजट ईयर चल रहा हो, हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा हो, तो उसके चलते हुए ही हम वो डिमांड्स पुटअप करते हैं। फाइन। लेकिन जो एक्सेस ग्रांट्स है ये ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम पुटअप नहीं करते। जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है एक्सेस या सरेंडर, जिसे हम कहते हैं एक्सेस सरेंडर स्टेटमेंट, उसमें हमें पता चल जाता है कि फाइनली हमारे पास एक्सेस कितना रहा किस आइटम के अंदर और कहाँ पे जो है हमारा सरेंडर हो गया। ठीक है। अब जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 या किसी आइटम के अंडर जो है हमें एक्सेस हुआ है, ठीक, यानी कि साल के एंड पे जब हम देखते हैं कि साल के दौरान हमारे पास क्या एक्सेस और क्या सरेंडर आया, तो उस टाइम पे उस एक्सेस जो हमारे पास आया है उसको कवर करने के लिए हम जो ग्रांट्स मांगते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सेस ग्रांट्स। समझ आई बात? मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, जब हमारा साल एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया 31 मार्च को, तो उसके बाद जो है हम उस साल का एक एक्सेस सरेंडर स्टेटमेंट बनाते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट को पता चलता है कि किस चीज़ में या किस जगह पे हमारे पास क्या है एक्सेस हुआ है, यानी ज़्यादा खर्चा हुआ है, बजट कम है और लायबिलिटी जिस वजह से हमारे ऊपर आ गई है, या ये भी पता चलता है कि कहाँ पे खर्चा कम हुआ है और बचत हमारे पास हुई है जो कि सरेंडर हो गया। ठीक है। अब सरेंडर हो गया तो हो गया, वहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमने देखा कि एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया है, यानी एक लायबिलिटी आ गई है, यानी एक उधार चढ़ गया है, तो उस उधार को, उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए हम क्या मांगते हैं? साल के एंड पे, यानी साल तो खत्म हो गया होता है, उसके बाद साल के खत्म होने के बाद जो हमारा ये एक्सेस आ गया होता है, इसको कवर करने के लिए, यानी उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लायबिलिटी को जो है खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक स्टेटमेंट पेश करते हैं लेजिस्लेचर में और उसके थ्रू हम क्या मांगते हैं? हम उसके थ्रू बजट मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, सो दैट जो हमारा ये एक्सेस हुआ है उसको हम जो है कवर अप करें। ठीक है। तो उस ग्रांट को, जो हम इस एक्सेस को कवर करने के लिए मांगते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है। तो एक्सेस ग्रांट्स कब हम मांगते हैं?
एट द एंड ऑफ द ईयर, आफ्टर द ईयर, हम एट द एंड भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आफ्टर द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद हम उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जहां जहां हमारी एक्सेस हुई होती है उस एक्सेस को कवर करने के लिए, जो उधारी जो हम पे चढ़ गई होती है उस उधारी को खत्म करने के लिए हम पैसा मांगते हैं। और उस पैसे को किस तरीके से मांगते हैं हम? एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सेस जो हमारा एक एक्सपेंडिचर बन गया, उस एक्सपेंडिचर को हम कैसे मांगते हैं? हम मांगते हैं एक्सेस स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के थ्रू, ठीक है। यानी एक स्टेटमेंट जो है पेश करते हैं, उसमें हम अपना एक्सेस दिखाते हैं और उस एक्सेस के अंडर जितने हमें पैसे चाहिए होते हैं उसकी मांग करते हैं। तो उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर या एक्सेस एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट के थ्रू जब हम अपनी एक्सेस डिमांड को एक पर्टिकुलर ईयर जो कि खत्म भी हो गया होता है उसको मांगते हैं और उसके बाद जो हमें वो एक्सेस बजट दिया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। समझ आई बात? ये एक्सेस ग्रांट्स जो है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन पहले करती है और उसके बाद ही, उसके रिकमेंडेशंस के बाद ही हमें दी जाती है। फाइन, समझ आई बात? यानी कि एक्सेस ग्रांट्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ ईयर मिलता है। ये ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर हम पुट अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि साल में कितना हमारा एक्सेस हो गया और फिर उस एक्सेस को कवर करने के लिए आफ्टर द एंड ऑफ दैट ईयर हम एक स्टेटमेंट जिसका नाम है एक्सेस स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो पेश करते हैं लेजिस्लेचर में और वो एक्सेस खर्चा मांगते हैं सो दैट जो हमारी लायबिलिटी चढ़ी होती है उसको हम कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट, टोकन ग्रांट्स। टोकन ग्रांट्स क्या होती है? देखिए, साल के चलते हुए अगर एक न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस की गई, अब उस न्यू सर्विस के लिए हमारे पास बजट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास किसी और आइटम के अंडर ऑलरेडी बजट पड़ा हुआ है जो हमें अब जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं कि वो पैसा हम उठा के इस न्यू सर्विस पे खर्चा करेंगे सो दैट हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट से नहीं लेना पड़े। समझ आई बात? यानी एक न्यू सर्विस साल के बीचों बीच स्टार्ट की गई जिसको चलाने के लिए अब हमें जो है गवर्नमेंट से, लेजिस्लेचर से पैसा मांगना है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस सर्विस के लिए हमारे पास ऑलरेडी किसी आइटम के अंडर जो है पैसा बचा हुआ है जो उस आइटम के अंडर खर्च नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारे पास उस आइटम के अंडर वो सरेंडर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो पैसा हम उठा के इस न्यू सर्विस पे लगा देंगे सो दैट हमें गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा खर्चा इस न्यू सर्विस के लिए नहीं मांगना पड़े, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक तरीके का टोकन जो है वो सबमिट किया जाता है, ठीक है। एक तरीके का फी डिपॉजिट, एक तरीके का टोकन हम जो हमसे कहते हैं, फी डिपॉजिट मींस टोकन, सॉर्ट ऑफ टोकन, जिसे हम लेजिस्लेचर में कहेंगे, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में कहेंगे। तो वो हम क्या करते हैं काम, वो हम सबमिट करते हैं। और वो सबमिट करने का क्या मतलब है, वो सबमिट करने का ये मतलब है कि हम लेजिस्लेचर से इजाज़त मांगते हैं कि हमें इजाज़त चाहिए कि हम जो हमारे पास पड़ा हुआ बजट है जो अब किसी काम का नहीं है वो हम इस्तेमाल करें इस नई सर्विस पे, ठीक है। तो इस टोकन के थ्रू जो हमें ये जो एक अप्रूवल मिलता है कि हाँ जी आप बचे हुए बजट को जो भी किसी आइटम के अंडर है उसको उठा के आप न्यू सर्विस पे करो इस्तेमाल, तो उस अप्रूवल को हम कहते हैं टोकन ग्रांट्स, क्योंकि हमें ये टोकन के थ्रू ही मिलता है। टोकन हम 100 रुपए का सबमिट करते हैं, यानी एक तरीके का फी हम 100 रुपए का भरते हैं अपनी डिमांड के साथ। वो डिमांड क्या होती है, वो यही होती है कि हमारे पास बचा हुआ पैसा है किसी आइटम के अंडर, वो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं न्यू सर्विस पे, तो ताकि सरकार पे, गवर्नमेंट पे कोई एडिशनल खर्चे का बोझ ना आ पाए, ठीक है। तो उसके बाद जब हम वो टोकन सबमिट करते हैं अपनी डिमांड के साथ, डिमांड क्या होती है कि बचा हुआ पैसा खर्च करेंगे हम न्यू सर्विस पे, तो उस डिमांड के साथ हम वो अपना फी रखते हैं जिसे हम टोकन कहते हैं, लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है और लेजिस्लेचर में जब उसका अप्रूवल मिल जाता है तो उस टाइम पे उस चीज़ को हम कहते हैं टोकन ग्रांट्स, यानी कि वो वाले ग्रांट्स जो हमें टोकन के थ्रू जो है अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी टोकन ग्रांट्स के लिए डिमांड
सबमिट की जाती है तो पहले ये हर हाल में फुली इंश्योर करना पड़ता है कि जिस आइटम के अंडर से हम पैसा निकाल रहे हैं अब उस आइटम के अंडर वो पैसा हमें हरगिज नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आपको फिर से उस आइटम के अंडर फिर आगे जाके पैसा चाहिए होगा ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट ईयर, वो नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो पहले ही एश्योर करना है कि जिस आइटम से हम पैसा निकाल रहे हैं उस आइटम पे वो पैसा अब हमें इस साल में तो जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। नाउ ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी यानी वो वाली कमेटी जो पार्लियामेंटेरियन से बनी हुई, पार्लियामेंट के मेंबर से बनी होती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एडहॉक और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग वो है जो एक तरीके की जिसे हम कहेंगे परमानेंट कमेटी है। इसके मेंबर्स तो चेंज होते रहते हैं लेकिन कमेटी परमानेंट टाइप की है। और एडहॉक कमेटी वो होती है जो एक किसी मकसद के लिए बनाई जाती है, मकसद पूरा, कमेटी उसके साथ ही डिसॉल्व हो जाती है। समझ आई बात? तो लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसे पहली बार 1921 में जो है अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। पीएससी के 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। फाइन। ये मेंबर्स जो है कौन से 15 और ये 7 यानी 22 मेंबर्स जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट या इलेक्ट होते हैं? वो एमंग द मेंबर्स यानी जितने सारे ओवरऑल मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, हम वो मेंबर्स जो इतने सारे प्रेजेंट होते हैं एमंग देमसेल्व्स यानी कि उन मेंबर्स में ही जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं आइदर फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा, वो क्या करते हैं एमंग देमसेल्व्स बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो क्या करते हैं वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। समझ आई बात? देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैं आपको समझाती बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में आप क्या करते हैं काम, आप वोट तो करते हैं लेकिन वो वोट फिर ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन चॉइस टू अनदर चॉइस। ठीक है, आपको ये सिलेबस में नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पे आपको इस पे ज़्यादा नहीं जा रही हूँ बिकॉज वो आपकी किसी काम का आएगा नहीं टॉपिक, ना तो आपके डे टू डे वर्किंग में और ना ही आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है प्रेफरेंस बेसिस पे वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में। समझ आई बात? प्रेफरेंस बेसिस पे वोटिंग होती है इसमें। तो जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आइदर फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा, वो एमंग देमसेल्व्स सिलेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सो दैट सारी पार्टीज को एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो मेंबर्स होते हैं वो 1 साल के पीरियड के लिए जो है चुने जाते हैं यानी कि उनकी टर्म जो होती है 1 साल की होती है। समझ आई बात? उसके बाद एक स्टैंडिंग मिनिस्टर यानी कि पावर में अगर जो मिनिस्टर है वो पीएसी का मेंबर नहीं हो सकता। फाइन। जो चेयरमैन होता है पीएसी का वो अपोजिशन से होता है बाय कन्वेंशन। और ये जो कमेटी होती है ये इनवेरिएबली मीट करती है टू डिस्कस द रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बाउंड है कि वो रिपोर्ट करे पार्लियामेंट को विद इन 2 to 6 months ऑन द रिकमेंडेशंस। ठीक है, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी होती है गवर्नमेंट को उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करके अपना रिपोर्ट देना होता है पार्लियामेंट को विद इन 2 to 6 months। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पीएसी होती है इसमें हर किसी पार्टी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हर हाल में होता है बिकॉज एक जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है इसमें हर पार्टी
को जो है पहले क्या किया जाता है काम, पार्टी जो होती है ABCDEF, उन पार्टीज को जो है वोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। आप वहां पे एक मेंबर को नहीं वोट देते हो, पार्टी को वोट देते हो, ठीक है पहले। और उसके बाद जो पार्टीज को जितना, जो ABCDEF पार्टीज है, उनको जितने वोट्स आते हैं फिर वो उन वोटिंग के बिना पे अपने मेंबर्स को जो है चूज करते हैं। समझ आई बात? तो ऐसा नहीं है कि PSC में किसी पार्टी की शमूलियत ना हो, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा क्या होता है कि इसमें कोशिश की जाती है कि सारी की सारी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन रहे, ठीक। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है स्टैंडिंग मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता, चेयरमैन इसका अपोजिशन से होता है। अब एक मसला है कि इसका स्टैंडिंग मिनिस्टर मेंबर क्यों नहीं हो सकता। देखिए ये जो PSC होती है, इसके जो फंक्शंस होते हैं, जब आप वो देखेंगे वहां आपको समझ आएगा कि स्टैंडिंग मिनिस्टर क्यों नहीं इसका मेंबर बना, या इसका चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से क्यों रहा, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट चेयरमैन है PSC के वो है अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। उसके बाद जो चेयरपर्सन होता है उसको अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। फाइन। नाउ फंक्शंस ऑफ PSC की क्या फंक्शंस है। PSC की पहली फंक्शन ये है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट देता है किस पे, अप्रोप्रिएशन पे, फाइनेंस अकाउंट पे और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे, वो उन रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG ऑफ इंडिया जो ऑडिट रिपोर्ट देता है अप्रोप्रिएशन पे, फाइनेंस अकाउंट पे और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे, वो उन ऑडिट रिपोर्ट्स को जो है क्या करती है, एग्जामिन करती है। समझ आई बात? ये पहली फंक्शन है PSC की, क्या कि जो CAG ऑफ इंडिया ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंट्री पे, फाइनेंस अकाउंट ऑफ द कंट्री पे और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे, तो उन ऑडिट रिपोर्ट्स को वो एग्जामिन करती है, ठीक है। PSC ये इंश्योर करती है कि जो पैसा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को अलॉट किया गया था, इशू किया गया था, वो उन्हीं आइटम्स पे, उन्हीं पर्पसेस पे खर्चा हुआ है जिनके लिए वो अलॉट किया गया था, और वो भी अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। उसके बाद PSC जो है वो ऑडिट करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक्सेप्शनल ग्रांट्स जो है, जैसे जो हमने अभी बोले, उनको भी आइडेंटिफाई करती है PSC ही, यानी उनको भी स्क्रूटनाइज, एनालाइज और रिकमेंड करती है कौन, PSC ही। ऐसा नहीं है कि आप जो है उठ के अपने एक्सेस ग्रांट्स ऑफ स्टेटमेंट सबमिट करेंगे और आपको वहां से पैसा दिया जाएगा, नहीं। वो एक्सेस ग्रांट्स का जो आप स्टेटमेंट सबमिट करते हैं वो पहले जो है लेजिस्लेचर किसको भेजता है, PSC को भेजता है। PSC से एग्जामिन करती है कि अगर ये एक्सेस खर्चा हुआ है तो क्या ये जेन्युइन है, क्या ये रीजनेबल है। उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस देती है और उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ही फिर एक्सेस ग्रांट्स वागुजार होती हैं, ठीक है। उसके बाद PSC जो है वो देखती है कि अगर कोई रीअप्रोप्रिएशन हुई है तो वो रीअप्रोप्रिएशन क्या अंडर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हुई है, अंडर प्रोविजंस हुए हैं कि नहीं हुई है, ठीक है। और अगर कोई भी वायलेशन होती है तो वो PSC वहां पे पॉइंट आउट करके जो है रिपोर्ट करती है, ठीक। जो भी एक्सपेंडिचर जो है इनकर किया है वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर ही इनकर किया गया है। ये काम देखना भी किसका है, PSC का ही है। PSC जो है वो स्क्रूटनाइज करती है CAG के रिपोर्ट्स को, ताकि वो देखे कि डिपार्टमेंट वाइज जो भी व्यूज दिए गए हैं वो किस हद तक पूरे करने हैं, किस तरीके से पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि PSC का चेयरमैन अपोजिशन से क्यों है। हमने यहां देखा कि जो भी बजटिंग के रिलेटेड अप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें देखना, इनको एनालाइज करना, इनकी वायलेशंस को देखना, वो काम है PSC का।
अब अगर पीएसी का मेंबर पावर वाला मिनिस्टर रहा, यानी स्टैंडिंग मिनिस्टर रहा, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है कि चीजें कंसील करें अगर कहीं वायलेशन हो, या अगर इसका जो चेयरमैन है वो स्टैंडिंग कोई मिनिस्टर रहा यानी कि रूलिंग पार्टी से रहा, तो वो अपनी जो डिफिशिएंसीज है या वो अपनी वायलेशंस को छुपा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिशन से है, सो दैट पीएसी जो है उसमें गुंजाइश ही ना रहे कि कोई चीज़ कंसील की जाए, कोई रिपोर्ट में कोई अगर डिफिशिएंसी है, कोई वायलेशन है, वो जो है छुपा दी जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका अपोजिशन से चेयरमैन होता है और कोई स्टैंडिंग मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता है, सो दैट कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो है वो छुपाई न जाए और हर हाल में जो है वो पब्लिक हो जाए, जो भी आउटकम पीएसी दे। समझ आई बात? तो पीएसी के पास अब ये सब चीजें देखने के लिए पावर्स है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो, जिसे हम कहेंगे, काफी विजिलेंट रहती है while incurring the expenditures, while making the appropriations, क्योंकि फाइनली सारी की सारी एक्सपेंडिचर, सारे के सारे रेवेन्यू, सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस, रीअप्रोप्रिएशंस का रिपोर्ट किसके पास पहुंचता है? पीएसी के पास। और पीएसी का हेड तो अपोजिशन का है, स्टैंडिंग मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस है कि क्रिटिसिज्म हो जाए अगर गवर्नमेंट कहीं पे भी डिविएट करेगी। तो पीएसी से क्या होता है, एक दबाव रहता है गवर्नमेंट पे कि उसके जितने सारे भी मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो भी है, वो विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस अपना जो है एक्सपेंडिचर इनकर करे। ठीक है, तो ये फंडा है इस चीज़ के पीछे कि पीएसी के मेंबर्स क्यों जो है स्टैंडिंग मिनिस्टर्स नहीं होते और अपोजिशन से क्यों होता है इसका हेड। फाइन। और इससे पीएसी का उससे ये भी एक चीज़ हमें सामने आई कि एक दबाव रहता है गवर्नमेंट पे कि अगर कहीं पे डिविएशन हो गई तो वो ऑटोमेटिकली कल को क्रिटिसाइज हो जाएगी जब पीएसी में वो चीज़ नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस ऑफ पीएसी। पीएसी जो है वो रिकमेंडेशंस दे सकती है, अपने जो है वो अपने रिपोर्ट्स देगी, वो हाईलाइट करेगी डिविएशंस को, वो वायलेशंस को सामने लाएंगी, लेकिन वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। उसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है। ठीक है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। पीएसी जो है वो किसी भी एक्सपेंडिचर को डिसएलो नहीं कर सकती। अब देखिए कैसे करेगी डिसएलो, एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी हो गया है, उसको तो खाली रिपोर्ट दिया जाता है कि देखो एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो कैसे अब डिसएलो कर सकती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑलरेडी किया गया है। अगर एक्सपेंडिचर अभी करना होता तो चांसेस थे कि पीएसी जो है एक्सपेंडिचर को डिसएलो करे, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हुआ होता है तो कोई भी डिसएलोवेंस ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं होता। ठीक है, पीएसी जो है पॉलिसी मैटर्स के साथ जो है डील नहीं कर सकती, यानी कि अगर कोई पॉलिसी बनी है, अगर पीएसी को लगता है कि ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की, ये सरकार की जो पॉलिसी है ये गलत है, तो वो उस पर कोई भी कमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकती है, बस उसे अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। समझ आई बात? अगर पीएसी को ये लगे कि ये जो खर्चा किया है इस पॉलिसी पे, ये पॉलिसी गलत है, इससे कोई फायदा ही नहीं है, तो ये पॉलिसी बंद कर देनी चाहिए, तो पीएसी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। उसको अपना पर्टिकुलर चीज देखना है कि एक्सपेंडिचर के रिलेटेड वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है किसकी? पीएसी की। फाइन। नाउ इसके साथ हमारा चैप्टर 10 सारा का सारा कंक्लूड हो जाता है और अब हम देखेंगे चैप्टर 1, जो कि हमारी बची हुई टर्म्स है, डेफिनेशंस है, जो कि अभी तक हमने कवर नहीं की। तो पहली इसमें आती है अकाउंट्स और एक्चुअल्स। ठीक है, अकाउंट्स या एक्चुअल्स वो फिगर होता है एक फाइनेंशियल ईयर का जिसे फाइनली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो एक्सेप्ट करे और उसकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए। फाइन। यानी कि हमारे पास तो फिगर्स काफ़ी होते हैं ना, प्रपोजल्स होते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं, तो लेकिन जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपके पास फाइनल फिगर आता है और वो फाइनल फिगर फिर पास होता है किसको? सीएजी को, और वहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है उस फिगर को, तो उस फिगर को हम कहते हैं अकाउंट्स और एक्चुअल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नेक्स्ट टर्म मीन्स एक स्कीम का, एक प्रपोजल का, एक काम का फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
ठीक है, यानी कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको ये अप्रूवल देती है कि आप इस एक्सपेंडिचर को करो, ठीक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि आपको अप्रूवल मिल गया आप काम स्टार्ट करो, आपको बजटरी एलोकेशंस भी उस टाइम पे पहले देखनी पड़ती है, ठीक। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सीएजी बनाता है, हर ग्रांट और हर एप्रोप्रिएशन के लिए, और उसमें वो दिखाता है कि कहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुई है, कहाँ पे रिविजन्स हुई है, ठीक है। अगर कोई वेरिएशंस एक्सपेंडिचर में या रेवेन्यू में उसे मिलती है या चार्जड और वोटेड आइटम में मिलती है तो सीएजी इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंडर उसे हाईलाइट करता है। दैट मीन्स ओवरऑल एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, एक एप्रोप्रिएशन का यानी कि एक्सपेंडिचर का, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, पैसा आता है एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन, दैट इज योर बजट फॉर एक्सपेंडिचर। तो दैट मीन्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, यानी कि वो अकाउंट जिसमें आपका जो भी आपने खर्चा किया होता है अंडर अ सर्टेन ग्रांट ऑन अ सर्टेन एप्रोप्रिएशन आइटम या ऑन अंडर अ सर्टेन एप्रोप्रिएशन यूनिट, उसका आपको एक अकाउंट बनाया जाता है। और वो अकाउंट कौन बनाता है, सीएजी, ठीक है। और सीएजी इस अकाउंट में हर एक वेरिएशन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीएजी एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो उसे सबमिट करता है किसको, लेजिस्लेचर असेंबली को। फाइन। नाउ एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल हमने लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन की थी। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, जब डिमांड फॉर ग्रांट्स डिस्कस होते हैं और उन डिमांड्स को फाइनली अप्रूवल मिल जाता है लेजिस्लेचर का, तो वो डिमांड्स बन जाती है क्या, ग्रांट्स। उन ग्रांट्स को हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग डिमांड होती है, तो ओवरऑल सारी की सारी डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है। और फाइनली जब सब डिपार्टमेंट्स की डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव हो जाती है तो वो बन जाती है खाली ग्रांट्स। उन ग्रांट्स को क्या होता है, कंसोलिडेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट उन सारी ग्रांट्स को जो है कंसोलिडेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए बिल कॉल्ड एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि हर डिपार्टमेंट का खर्चा कहलाता है डिमांड फॉर ग्रांट। जब उस खर्चे को अप्रूवल मिलता है लेजिस्लेचर का, वो बन जाता है ग्रांट खाली, यानी कि अब आपका खर्चा जो है उसे अप्रूव किया गया है। और जितने सारे डिपार्टमेंट्स के ये खर्चे होते हैं इनको अप्रूवल मिलने के बाद भेज दिया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ताकि वो इन सारे के सारे एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करे। और कंसोलिडेशन के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सारे के सारे खर्चे को पेश करता है फिर से लेजिस्लेचर में इन द फॉर्म ऑफ ए बिल, और उस बिल को कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। उस बिल में वोटेड आइटम्स भी होते हैं और चार्जड आइटम्स भी होते हैं। बिल को थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है और उसके बाद सबमिट किया जाता है किसको, एलजी को। एलजी बिल को अप्रूव करता है। वंस एलजी अप्रूव्स द बिल, यानी कि बिल को एलजी ने अपना एसेंट दे दिया, उसके बाद वो बिल बन जाती है एप्रोप्रिएशन एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाती है कि वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाले वोटेड और चार्जड आइटम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बजट कैलेंडर, ये भी मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया था कि बजट कैलेंडर एक फिक्स्ड कैलेंडर है गवर्नमेंट का, जिसमें बजट प्रिपरेशन से लेकर के कंप्लीशन स्टेज तक हमारे पास टेंटेटिव डेट्स दिए गए होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। यहाँ मैं थोड़ा सा फिर से बताती हूँ कि जब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 मंथ कवर अप हो जाते हैं, यानी अप्रैल टू सितंबर, तो अक्टूबर के पहले वीक में हमारे पास
रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑलमोस्ट रेडी होते हैं। तो हमें कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को एचओडी तक भेज देना चाहिए, सो दैट एचओडी लेवल पे बाय 15 अक्टूबर वो रेडी हो, और उसके बाद एचओडी लेवल से वो सारे के सारे एस्टिमेट्स जो है बाय 20 अक्टूबर हमारे कंसर्न जो एडम डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए। एडम डिपार्टमेंट्स जो है ओवरऑल कंसोलिडेशन के बाद उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट बाय 10 नवंबर तक भेज देने चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास टेंटेटिव डेट्स होते हैं। दिस इज बजट कैलेंडर। फाइन। नाउ बजट एस्टिमेट्स। बजट एस्टिमेट्स मीन्स एक पर्टिकुलर बजट ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स, यानी दोनों के, रिसीट्स के भी, रिसीट्स मीन्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के यानी खर्चे और आमदनी, इन दोनों का जो एक एस्टिमेशन है एक पर्टिकुलर बजट ईयर का, उसे हम कहते हैं बजट एस्टिमेट। सिंपल। नाउ बजट ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे खत्म होता है। बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर मीन्स फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, जो कि अप्रूवल ऑफ द एचओडी के बाद सबमिट करे गवर्नमेंट को अपने एस्टिमेट्स, चाहे वो एक्सपेंडिचर के हो या रेवेन्यू के हो। ठीक है। बजट नोट। बजट नोट एक ऐसा नोट है जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर करती है, और किस बेसिस पे कि जो भी फिगर्स उसको भेजे जाते हैं और फाइनली जो फिगर्स अडॉप्ट होते हैं उन दोनों के रिगार्डिंग। और इस बजट नोट में ऑब्वियसली एक तो अडॉप्टेड फिगर्स और प्रपोज्ड फिगर्स होंगे ही होंगे, और इन दोनों के बीच की वेरिएशन भी दिखाई जाती है और रीजन फॉर वेरिएशन भी। यानी कि सपोज अगर डिपार्टमेंट्स ने जो है कुछ प्रपोजल भेजा और फाइनली फिर अडॉप्ट क्या हुआ और इन दोनों में वेरिएशंस आई, फिर उन वेरिएशंस का रीजन क्यों आया, वो सारा का सारा जो एक हम कहेंगे डिटेल्ड शीट बनता है, उसे हम कहेंगे बजट नोट। ठीक है। यानी अगर डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ का प्रपोजल भेजा था लेकिन फाइनली डिपार्टमेंट को उस पर 90 लाख ही खर्चा हुआ, यानी प्रपोज्ड फिगर और फाइनल अडॉप्टेड फिगर ये दिखाया जाता है, और वेरिएशन का रीजन दिखाया जाता है और वेरिएशन दिखाई जाती है। ठीक है। इस बजट नोट के अंदर ब्रॉड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दोनों रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर दिखाए जाते हैं। स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग बताई जाती है, प्लान साइज बताया जाता है, प्रोविजंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डिलीवरी ऑफ द सेम आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरऑल रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी एक आइटम को या एक सर्विस को फुलफिल करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज होने वाले हैं वो दिखाए जाते हैं, और उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, किस तरीके से अवेलेबल करने हैं वो दिखाए जाते हैं। सेंटर से कितना असिस्टेंस मिलेगा इस स्कीम, इस आइटम के लिए वो बताया जाता है। क्या इस स्कीम या इस आइटम के लिए हमें कोई मार्केट बोरोइंग्स वगैरह की ज़रूरत है या फंडिंग की ज़रूरत है, वो बताया जाता है। ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट विद रेस्पेक्ट टू रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, रिकंसिलेशन, कंपाइलेशन वगैरह भी दिखाई जा सकती है। ठीक है। तो दैट मीन्स बजट नोट में ओवरऑल हमने देखा कि एक आइटम का या एक से ज़्यादा आइटम का प्रपोज्ड और अडॉप्टेड फिगर, उनकी वेरिएशन और ओवरऑल उनकी हर टाइप की डिटेल, चाहे क्या वो रेवेन्यू में आता है, क्या वो कैपिटल में आता है, प्लान साइज क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, असिस्टेंस कितनी चाहिए सेंटर से, मार्केट बोरोइंग्स कितनी लेनी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी लेनी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है फॉर ए पर्टिकुलर आइटम। ठीक है। नेक्स्ट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब ये है कि अगर एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया
और रिसीट्स हमारे जो है कम हो गए, यानी एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रिसीट, देन बजट को हम कहते हैं डेफिसिट बजट। जीरो डेफिसिट बजट, जीरो डेफिसिट बजट मीन्स हमारा जो एक्सपेंडिचर है और हमारा जो रेवेन्यू है टोटल बैलेंस में है, ठीक है, सो दैट देयर इज जीरो डेफिसिट, यानी कि हमारे पास कोई बजट डेफिसिट नहीं है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे क्या, जीरो डेफिसिट बजट, यानी कि एक्सपेंडिचर एक्सीड नहीं कर रहा है रिसीट्स को, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स इक्वलाइज है और हमारे पास डेफिशिएंसी जीरो है, दैट टाइम बजट इज कॉल्ड जीरो डेफिसिट बजट। बैलेंसिंग ए बजट, बैलेंसिंग के बजट क्या होता है, कभी कभार क्या हो जाता है हमारे एक्सपेंडिचर्स एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर बोला जब हमारे एक्सपेंडिचर एक्सीड कर गए तो हमारा बजट क्या बन गया, डेफिसिट बजट, ठीक। और कभी कभार क्या हो जाता है हमारे रिसीट्स एक्सीड कर जाते हैं, रेवेन्यू ज्यादा आ जाता है और उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, बजट को सरप्लस, ठीक है। अब हम ऐसे देखेंगे कि बजट अगर डेफिसिट है तो फिर क्या किया जाता है, कदम उठाए जाते हैं कि इस डेफिशिएंसी को जो है काउंटर किया जाए, यानी इस डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जाए, रिसोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं इस गैप को ब्रिज करने के लिए, यानी कि अगर हमारा रेवेन्यू जो है कम हो गया, हम डेफिसिट बजट की बात कर रहे हैं, सरप्लस की बात नहीं कर रहे, अगर हमारा डेफिसिट बजट है तो क्या किया जाता है कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम रिसोर्सेज जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्टेप्स उठाए जाते हैं और वो स्टेप्स जो है उनको अप्रूव कराया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, समझ आई बात। और इन स्टेप्स को सो दैट जो हमारा डेफिसिट बजट है वो जीरो डेफिसिट पे आ जाए, हम कहते हैं बैलेंसिंग या बजट, ठीक है। यानी कि जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो, रिसोर्सेज कम हो, तो एक नीड अराइज होती है बजट को बैलेंस कराने की, सो दैट हम जीरो डेफिसिट बजट पे आ जाए। और कैसे हम उस नीड को जो है काउंटर करते हैं, एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, या हमारा यानी कि हम रिसोर्सेज को पैदा करते हैं, या हम अपने एक्सपेंडिचर को जो है कंप्रेस करते हैं, कम करते हैं, या हम लोन लेते हैं, मार्केट बोरोइंग्स लेते हैं, सो दैट हमारी जो गैप आ गई है बजट के एक्सपेंडिचर और रिसीट में वो हम जीरो तक पहुंचाए, दैट इज नोन एज बैलेंसिंग या बजट। समझ आई बात, यानी बजट में हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा था और हमारा जो रिसीट पोर्शन था कम था, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं काम, हम स्टेप्स उठाते हैं सो दैट हमारा बजट जो है वो जीरो डेफिसिट पे आ जाए। वो स्टेप्स क्या होते हैं, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज, या जिसे हम कहेंगे लोन्स, मार्केट बोरोइंग्स, या हम अपने खर्चे कम कर लेते हैं सो दैट हमारा जो डेफिसिट हो रहा है, हमारा जो एक्सपेंडिचर एक्सीड हो रहा है वो कम हो जाए और जो गैप है बिटवीन एक्सपेंडिचर और रिसीट वो ख़त्म हो जाए और हमारा बजट एक बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाए, दैट इज नोन एज क्या, बैलेंसिंग अ बजट, ठीक है, जहाँ पे हम फिर जीरो डेफिसिट अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट, टोकन डिमांड। जैसे मैंने अभी आपको टोकन ग्रांट बोला कि क्या होता है, वहाँ हमने देखा कि हम एक 100 रुपये का फी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या करें, हम अप्रूवल ले कि हमारे पास जो बचा हुआ पैसा है वो हम खर्च करें न्यू सर्विस पे, ठीक है। तो वो जो हम टोकन सबमिट करते हैं अपनी इस मांग के साथ, अपनी इस डिमांड के साथ, ठीक है, तो उस डिमांड का नाम पड़ जाता है टोकन डिमांड, यानी कि हम अपनी मांग, हम अपनी डिमांड को दर्ज कराते हैं एक नॉमिनल फी के जरिए जिसे हम टोकन कहते हैं। तो ओवरऑल इस डिमांड को क्या कहते हैं, टोकन डिमांड, ठीक है, समझ आई बात।
आई होप ये काफ़ी आसान है, आपको आराम से समझ आ रहा होगा और मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, ठीक है। यानी कि मैं फिर से बताती हूँ कि जब हम अपनी डिमांड लेजिस्लेचर में रखते हैं, क्या डिमांड, कि हमारे पास बचा हुआ पैसा जो है किसी आइटम के अंडर, वो हम नई सर्विस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हम ये डिमांड लेजिस्लेचर में पेश करते हैं तो हमें उस टाइम पे एक फ़ी भरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं टोकन। वो 100 रुपये का फ़ी होता है। तो इस डिमांड को जिसे हम टोकन के ज़रिए पेश करते हैं उसे हम कहते हैं टोकन डिमांड, ठीक है। डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स। डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स मीन्स रिसीट्स के या एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि वो सबमिट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है। अभी भी मैंने 1-2 बार आपको बताया, ये मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। जब हर डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर लेजिस्लेचर में अपना एक्सपेंडिचर या अपना बजट पेश करता है, उसे हम कहते हैं कि वो अपनी डिमांड जो है पेश कर रहा है, ठीक। तो वो डिमांड को कैसे पेश करता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस डिमांड को पेश करने में वो क्या मांगता है, ग्रांट्स मांगता है, यानी मुझे दे दो, पैसा दे दो वहां से, खर्चे के लिए अप्रूवल दे दो वहां से, ठीक है। तो अपनी मांग को पेश करना, और किस लिए पेश करना, कि वहां से आपको सैंक्शन मिले, उसे हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर डिमांड फॉर ग्रांट होता है, यानी पर्टिकुलर डिमांड उसका कंसर्न मिनिस्टर सबमिट करता है, और अगर बड़ा डिपार्टमेंट हो तो एक से ज़्यादा डिमांड फॉर ग्रांट्स भी सबमिट किए जाते हैं, ठीक है। एक डिमांड फॉर ग्रांट में क्या क्या होता है, उसमें टोटल प्रोविजन, कितना बजट, कितना एक्सपेंडिचर लगता है इस सर्विस पे, इस डिपार्टमेंट पे, या उन आइटम्स में जो उस ग्रांट के अंडर लिखे होते हैं वो लिखा होता है, ठीक है। कैपिटल कितना है, रेवेन्यू कितना जाता है, वो सब लिखा होता है। लोन्स और एडवांसेस कितने ज़रूरत पड़ेंगे वो लिखी होती है उसमें। मेजर हेड, माइनर हेड डिटेल्स लिखी होती है उसमें। कोई न्यू सर्विस तो नहीं इंक्लूडेड, वो लिखी होती है उसमें, ठीक है। और ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स पुट की जाती है, यानी खर्चे के लिए अपनी मांग जो लेजिस्लेचर में डाली जाती है, वो ग्रॉस अमाउंट पे बना के डाली जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ डिमांड फॉर ग्रांट? डिमांड फॉर ग्रांट मीन्स जब एक मिनिस्टर कंसर्न अपने डिपार्टमेंट के खर्चों की एक मांग करता है, ठीक है, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। वंस डिमांड फॉर ग्रांट्स इज अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर, इट बिकम्स ओनली ए ग्रांट, ठीक है। ग्रांट मतलब आपका खर्चा अप्रूव हो गया, पैसा नहीं अभी अप्रूव हुआ, खर्चा अप्रूव हो गया। यानी कि जैसे एक बच्चा बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसका बाप उसे कहता है हाँ जी मैं ला दूंगा, यानी आपका खर्चा अप्रूव हो गया, पैसे नहीं मिले आपको। या मैं अगर कहूँगी कि मुझे नया लैपटॉप लाना है, तो मेरे घर वाले कहेंगे ठीक है लाओ, यानी मेरा खर्चा अप्रूव हो गया, पैसा अभी नहीं मिला। दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट मेरी क्या थी, कि मुझे लैपटॉप लाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे घर वालों ने बोला, मेरे पेरेंट्स ने बोला हाँ जी लाओ, यानी मेरी डिमांड फॉर ग्रांट अप्रूव हो गई। अब मेरी जो डिमांड फॉर ग्रांट थी वो कहलाएगी ग्रांट खाली, ठीक है। उस ग्रांट को और सारी की सारी ग्रांट्स को ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भेजा जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसोलिडेशन के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। और उसके बाद क्या प्रोसीजर है, वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ए बिल उसे फिर से लेजिस्लेचर में जो है पेश किया जाता है। सारी के सारे डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स जो होती है कंसोलिडेट होती है कहाँ पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको कंसोलिडेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए बिल, जो कि फिर से लेजिस्लेचर में पेश की जाती है, और उस बिल का नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। जैसे वो एप्रोप्रिएशन बिल
लेजिस्लेचर पास कर लेता है, उसे भेजा जाता है एलजी के पास उसके अप्रूवल के लिए। वंस एलजी उसको अप्रूवल दे देता है तो बिल बन जाती है अप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक है, अप्रोप्रिएशन एक्ट का मतलब हो गया कि अब आप पैसे भी ले लो। ठीक है, यानी कि अब आपको ऑथराइजेशन मिल गई कि अब आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालो। फाइन, यानी ग्रांट तक हमने देखा, खर्चा हो गया अप्रूव। अप्रोप्रिएशन एक्ट मींस पैसे ले लो। फाइन। नेक्स्ट, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे गवर्नमेंट पैसा रेज करती है बाय मींस ऑफ लोन्स, मार्केट बोरोइंग्स वगैरह। ठीक है, यानी ओवरऑल जब एक गवर्नमेंट जो है मार्केट बोरोइंग से या हम कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और गवर्नमेंट से लोन्स लेती है, किसी और गवर्नमेंट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, लोन लेती है, वो सारा कहलाता है पब्लिक डेट। ठीक है। वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स क्या होता है? वेज एंड मीन्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फोरकास्ट्स विद रिगार्ड टू, यानी फोरकास्ट्स मीन्स जैसे हम कहेंगे यहाँ से एक जिसे हम फोरकास्ट को क्या कहेंगे? हम फोरकास्ट मीन्स हमारी जो एस्टिमेशंस होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्चुअलिटी नहीं पता होती है, हम क्या करते हैं? कयास करते हैं। ठीक है, तो वेज एंड मीन्स जो है दीज रिप्रेजेंट फोरकास्ट्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कितना आएगा, कितना जाएगा, उसका एक फोरकास्ट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो कि बेस्ड होता है बजट एस्टिमेट्स ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेज और मीन्स। फाइन। सो इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर 1 भी ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बाकी जो बची हुई डेफिनेशंस थी जो हमने ऑलरेडी कवर की थी वो क्या थी? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट, ये हमने पहले लेक्चर में की। अप्रोप्रिएशन, चार्जड एंड वोटेड एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, एक्सेस अप्रोप्रिएशन या ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर चार्जड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, न्यू सर्विस, public account, reappropriation, recurring expenditure, revised estimates, vote on account, schedule of excess demand for grants and appropriation, supplementary demand for grants, schedule of new expenditure, supplementary statement of expenditure। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर की है, ये सारी की सारी। इसमें से कुछ मैंने अभी रिपीट भी की, लेकिन ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई थी और जो बची हुई थी वो हमने आज पढ़ी। लेकिन इसमें से हमने कुछ आज भी, जैसे हमारा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मैंने आपको फिर से बताया, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मैंने आज आपको फिर से बताया। ठीक है, एक्सेस डिमांड मैंने आपको बताया, तो ये 2-3 मैंने रिपीट किया आज, अदरवाइज ये सारी हमने ऑलरेडी कवर की थी, एंड दैट टू इन अ वेरी ब्रॉडर वर्जन। ठीक है, विद दिस हमारा रिवाइज्ड जे.एंड.के बजट मैनुअल भी पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा आज जितना भी हमने पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं knowtherules123@gmail.com, या मेरे फेसबुक पेज नो द सर्विस रूल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सो दैट जैसे मैं बताती हूँ कि सारे के सारे हमारे जो भी एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।